अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा और रोज़ की तरह मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। ईद की तातीलात शुरू होने को हैं और इससे पहले हो गई हैं। हाँ, आज पहली है। क्या बात है। और चलिए। एक दिन के वक्फे के बाद गालिबन हमारा शो फिर से होगा। जाहिर है कि ईद के दौरान भी हम आपको बाखबर रखेंगे, आगाह रखेंगे तमाम तर चीज़ों से, लेकिन उससे पहले ये सादा खुशबू शो कबूल फरमाएं। सादा खुशबू शो, जी जी बिल्कुल जी, क्योंकि देखें ईद इंशाल्लाह है संडे को, परसों, और सुबह 10 बजे। 1 घंटा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स हमें पता है आप भी कुर्बानी की कामों में मसरूफ होंगे, तो 10 बजे आपसे 7 बजे शुरू हो बिल्कुल जाते हैं डॉट लोग आके ना, हाँ डॉट आके आपने टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठ जाना है, क्योंकि हम आपके लिए ईद पे लेकर आ रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम। और आज का जो शो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आज फ्राइडे है ईद से पहले का, और आज वकूफ़ अरफा का भी दिन है। माशाल्लाह बहुत ही अहम दिन है। अल्लाह पाक की रहमतें नाजिल होती हैं आज के दिन के सदक़े में। इस दिन की अहमियत के वाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है वो शो दिख रहे हैं। अल्लाह उनके रोज़े कबूल फरमाए। इलाही आमीन। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आज का रोज़ा रखने का भी कितना सवाब था। बहुत सारी मतलब सियासी खबरें तो हम रोज़ करते रहते हैं, लेकिन आज हम थोड़ा इस हवाले से बात भी करेंगे। बिल्कुल जी। और मौसम के हवाले से भी थोड़ा तज़किरा करेंगे। कल पूरा दिन वक्फों के साथ बारिश हल्की फुल्की लगी रही, उसके क्या असरात रहे, लेकिन हब्स अपनी जगह कायम रहा। तो बहुत से मामलात पर बात होगी। टॉप स्टोरीज की जानिब चलते हैं। मक्का में आज़मीन आज हक का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा अदा करेंगे। आज़मीन की मैदान अरफ़ात रवानगी, मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया जाएगा। अरफ़ात में क़याम के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में रात क़याम करेंगे। कराची में गुज़िश्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कें सैलाब का मंजर पेश करने लगी। पीपल्स बस और ग्रीन लाइन का ऑपरेशन मुअत्तल। बहादुराबाद में करंट लगने से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। शिमाली बलूचिस्तान में शदीद बारिशें। जोब में वला डैम टूट गया। वसी आबादी ज़ेर आब आ गई। कई घर सैलाबी रेले में बह गए। PTMA के मुताबिक तुग़यानी और सैलाबी रेले में 49 अफराद जान से गए। और बच्चों में सिगरेट नोशी का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ने लगा। मुल्क में हर रोज़ 1200 बच्चे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। उनकी उम्रें 6 से 15 बरस तक की हैं। नेशनल हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट में इंकशाफ। और आज जुम्मे का दिन है, और जितने भी आज़मीन हज हैं वो मक्का में वक़ूफ़ अरफा अदा करेंगे। और आज फजर की नमाज के बाद से ही हमने देखा कि मैदान अरफात में जो आज़मीन हज मौजूद हैं, हुज्जाज कराम हैं, उनकी रवानगी भी शुरू हो गई। अच्छा, वैसे कितना आज तारीख़ी दिन भी है इस एतबार से कि नंबर्स माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आज़मीन के। वैसे तो 30-30 लाख तक हज की अदायगी करते थे कोविड के बाद से। हाँ। अब हुआ है। दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ पर पहुँचे हैं उन्हें हज अकबर की सआदत मिली है। जुमे के दिन आप देखें कि कितनी खुशबख्ती खुशकिस्मती है उन लोगों की कि जो वहाँ पर मौजूद हैं, और ज़ाहिर है कि ये सआदत हासिल कर रहे हैं। एक ऐसी इबादत है कि जो इस्तिताअत रखा उनके लिए ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ ज़रूर है। तो अल्लाह हर किसी को अपने महबूब के दीदार से बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है इस दुनिया में। तो आप सोचें वो लोग जो कि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं, और आज़मीन हज जो यहाँ पर हैं, पूरी दुनिया से अगर देखा जाए तो इस पर नंबर तो बहुत कम है। काफ़ी कम तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये कोविड के बाद पहला हज है। और इससे पिछले साल और इस पिछले साल लोग तरसते रह गए कि लोग किसी तरीके से जाएं और अल्लाह पाक के घर को अपनी आँखों से देख सकें। लेकिन वो खुशनसीब लोग जो कि इस वक्त मक्का मुकरमा में मौजूद हैं, आज वो वक़ूफ़ अरफा जो है उस पर काम भी करेंगे। और साथ में जैसे हम देख रहे हैं कि जो मैदान अरफात हैं उनकी जानिब इनकी रवानगी भी जारी है। और बड़ा ही खूबसूरत दिन है। आज के खूबसूरत दिन के हवाले से एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर करते हैं। ऑल राइट जी, तो आपने देख लिया, रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नज़ारे हैं, क्या ज़बरदस्त मंजर है। आई होप कि मौसम भी अच्छा होगा। मौसम भी बहुत अच्छा होगा। और देखें वैसे भी जब आप खाने काबा के सामने मौजूद हों तो वहाँ पे अगर लू भी चले ना तो वो आपको हवा का, ठंडी हवा का झोंका ही लगता है। इतनी खूबसूरत सादत है, और इससे बढ़ के इंसान के दिल में क्या
हसरत हो सकती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत करे। इतनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं। 2 साल लोग यहाँ नहीं जा सके और 2 साल के बाद इस बार जब हज हो रहा है तो उन लोगों की किस्मत पर रश्क आ रहा है जो वहाँ पर मौजूद हैं। और इस बार तो सती में इतने मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं अपना फेसबुक खोलती हूँ, मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे मालूम होता है कि अच्छा इस बार ये शख्स भी हज की सादत नसीब करेंगे। उनकी किस्मत पे रश्क आता है और अल्लाह करे ऐसे ही आने वाले दिनों में लोग भी हमारी किस्मत पे रश्क करें और कोई ना रहे जो अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत। और कुछ चीज़ें मैं ये भी देख रहा हूँ, अब जाहिर है कि हर किसी का पर्सनल टेक इस पे हो सकता है, अपना ज़ाती राय उस हवाले से हो सकती है कि कुछ लोग वहाँ पर जाकर ज़ाहिर है कि इबादत के अलावा काफ़ी तस्वीर लेने में या वीडियोस बनाने में उनका एक थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो मुझे थोड़ा सा ये वो लगता है कि वहाँ पर जाकर आप कैसे किसी और चीज़ पर अपना इर्तिकाज़ रख सकते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, इस वक्त मक्का मुकरमा में जो मनाजिर हैं वो जानेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्योंकि आज वकूफ़ अरफा का दिन है। तो क्या समा वहाँ पे देख रहे हैं आप शहजाद? जी, कोरोना वबा के बायस दुनिया भर के मुसलमान पिछले 2 साल हज अदा ना कर सके। शहजाद, हम आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़ हम तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रही। तो बात दरअसल ये है कि वो जाहिर है कि ये चीज़ जो है, ये फ़िक्रा के झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें अदब का आला मकाम आया, तो ये ना सिर्फ ये कि मस्जिद नबवी के लिए, रोज़ा रसूल के दीदार के लिए, बल्कि अगर आप मक्का मुकरमा भी जाएँ तो दूर से ही आई रिमेंबर कि मेरे वालिदैन जब वहाँ के लिए गए थे, उम्रे की सादत पहले उन्होंने हासिल की, तो जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई कहाँ पर है काबा शरीफ किस तरफ है। उन्होंने कहा कि आप जब आगे चलते जाएंगे तो वो खुद आपको रास्ता दिखाता जाएगा अल्लाह, और वाक़तन ऐसा ही हुआ। तो ये चीज़ें क्योंकि जब बुलाना होता है ना तो वो फिर राहें भी आपके लिए हमवार कर देते हैं, खुद खुद आपके लिए रास्ते खुलते रहते हैं। हमारे नुमाइंदे हम कोशिश करेंगे तो दोबारा रब्ता हो, लेकिन आज के दिन की अहमियत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा शर्जील अहमद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बाखबर सवेरा में आपको खुशामदीद कहते हैं। कितना इम्पॉर्टेंट डे है आज का, अगर हम स्पेसिफिकली दुआओं के हवाले से बात करें। जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो तो लकी हैं ही, लेकिन जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उनको ऐसी निगाहों से, तो हम क्या कर सकते हैं आज के दिन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। बिलाशुबा आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है, और जिस तरह अभी आप ज़िक्र कर रहे थे आप लोग कि एक जो तड़प थी अहले ईमान की मज़ीद बढ़ गई, क्योंकि एक इतना गैप जो आया। और यहाँ पर हमें वो सुलह हुदैबिया का वाक़या याद रखना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा वो तड़प लेकर आए थे कि अब हम खाने काबा को देखने जा रहे हैं, लेकिन वो ना देख सके उस साल में। तो अब उस फीलिंग को हम सामने रखें, और अभी अहले ईमान की जो फीलिंग है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई शक नहीं है कि अब जो वहाँ पर हज की सादत हासिल कर रहे हैं वो जज्बात नाकाबिल बयान है। लेकिन साथ साथ ये भी हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो इस दिन को अहमियत अता फरमाई है आप अलैहिस्सलाम के फ़रामीन के ज़रिए, तो कोई हज अदा कर पाए या ना कर पाए वो जज्बात ज़रूर महसूस करेगा। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफा का दिन वो दिन है कि जिस दिन कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, और इससे ज़्यादा किसी दिन आज़ाद नहीं होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अफ़दलुल अय्याम, यानी दिनों में सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाला दिन, और वो दिन जो शैतान की रुसवाई का दिन है, और ये वो दिन जो अल्लाह की रहमत बरसने का दिन है। और ये सिर्फ वो लोग नहीं है जो वहाँ पर हज की अदायगी के लिए जाते हैं, बल्कि सबके लिए। आप देखें ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो गैर हाजियों के लिए भी है कि 9 ज़िलहज का रोज़ा और उसका एहतमाम करना। अब जो गैर हाजी हैं उनके लिए तो ये जाहिर सी बात है, और जो हुज्जाज हैं उनके लिए तो नहीं है, लेकिन जो गैर हाजी हैं वो इस दिन इस अमल के ज़रिए भी 9 ज़िलहज का रोज़ा रख के भी ये सादत हासिल कर सकते हैं। तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़रामीन के ज़रिए इस दिन की अज़मत वाज़ेह हुई। और साथ साथ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें, एक तो ये दिन अहम है, दूसरा इस दिन जो जो आप कलिमात अदा कर रहे हैं वो भी अहम है, जो जो अस्कार अदा कर रहे हैं उनकी भी आम दिनों से बढ़कर चाहे नेक हो या बद हो। हाँ, अब यहाँ पर नेक अमाल की जिक्र हम करेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि खैर का अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, लेकिन अगर बदी करेंगे वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उससे हमें दूर रहना है। हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं कि वो अल्लाह की रहमत चूंकि छमाछम बरस रही है, तो उसी के जरिए से, उसी के तहत हम अपना जो खैर का अमल बिल्कुल पेश करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में। एक और चीज़ भी अल्लामा साहब, एक फीलिंग जो है मुझे ज़रा आप बताइएगा, क्योंकि हम तो ये समझ सकते हैं जब 2020 में कोविड का दौरा था और उस वक्त जब ये ऐलान हुआ
कि हाँ जी इस साल हज नहीं हो पाएगा। आप सोचिए कि कितनी बड़ी है ये खबर, तमाम तर चीज़ें मौत को सामने देखते हुए भी, जिस तरह से कोविड से लोग हमारे प्यारे जा रहे थे, ये बिजली बन गई, गए भी हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदारों में से कई लोग, लेकिन बिजली की तरह वो खबर सब पे गिरी थी। क्या एहसासात थे उस वक्त? इस पे मैं एक मिसाल के ज़रिए इसको मैं समझाना चाहूँगा कि शमा है, परवाने को उससे दूर कर दें, उसकी क्या कैफियत होगी। एन ये कैफियत अहले ईमान की थी कि शमा के गिर्द परवाने घूमते हैं ना, चक्कर लगाते हैं, तो शमा से आपने दूर कर दिया तो वो तो उस पर कुर्बान होने को तैयार है। मरकज़ तो खाना काबा है ना, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि खाना काबा पहुंचने के बाद भी तवज्जुहात का मरकज़ अल्लाह का घर ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। क्या बात है। तो वहाँ की तमाम लम्हात को कैद करना ये भी मोहब्बत का एक अंदाज हो सकता है, लेकिन उन्हीं चीज़ों पर फोकस कर लेना और खाना काबा से तवज्जो हट जाए तो ये थोड़ी सी रुसवाई की बात होगी। तो मेरे ख्याल में वहाँ जाकर तमाम तवज्जुहात अहले ईमान की उन मराकिज़ पर रहे और उन यादगार पर रहे जिससे पूरी तारीख़ इस्लाम जुड़ी हुई है। अच्छा, आज जैसे आपने कहा कि आज हम जो भी अमल करेंगे और जो खैर का अमल करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आज अल्लाह पाक बहुत बड़ी तादाद में, मतलब जितने आपने कहा कि आज के दिन लोगों जहन्नम से आज़ादी तौबा कबूल होती है, उतनी वैसे आम दिन नहीं होती, आज दिन इतना ख़ास है। तो क्या किया जा सकता है? लोग तो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं, वो नहीं, लेकिन जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए, हम लोग क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार के अलावा? जी बिल्कुल, इसमें देखें जो इस्लाम में खैर का और नेक अमल का दायरा बड़ा वसी है। इसमें ज़िक्रुल्लाह भी शामिल है, लोगों की मदद करना भी शामिल है, लोगों के काम आना भी शामिल है, लोगों की उम्मीद बनना भी शामिल है। तो ये तमाम खैर के कामों को जोड़ा जाए। आज का तो ज़माना वो है कि आप किसी से नेक कलाम ही कर लें तो यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये तो देखें एक तयशुदा बात है ना कि सदक़े की जो हमारी डेफिनेशन इस्लाम की वो तो बहुत वसी है, वो सिर्फ माल के खर्च करने तक नहीं है। हाँ। एक मुस्कुराहट भी सदका है। एक मुसलमान को मुस्कुरा कर देखना भी रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने सदका करार दिया है। तो इस दिन में कसरत के साथ तस्बीह की जाए, जिक्रुल्लाह किया जाए, ख़ास तौर पे जो तलबीह पढ़ी जाती है उसे पढ़ा जाए। साथ में तकबीर तशरीक के बारे में कहना चाहूँगा कि 9 ज़िलहज की फ़जर की नमाज के बाद से लेकर 13 ज़िलहज की असर की नमाज में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ा जाए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ये कसरत के साथ इसका जिक्र हो। और मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें ये सारे मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिले हैं, तो रसूलुल्लाह पर दुरूद की कसरत ज़रूर करें। रसूलुल्लाह को याद ना रखा तो फिर क्या फ़ायदा। तो ये इश्क का भी तकाज़ा है, ईमान का भी तकाज़ा है, इस्लाम का भी तकाज़ा है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा जाए। और जैसे देखें ना, हम अगर हम नॉर्मल लाइफ की एग्जाम्पल लें, जब कोई हमसे कोई मांगने के लिए आता है तो वो जब हमसे हमारे प्यारे के वसीले से मांगता है या वो हमारे प्यारे के हवाले से कोई अच्छी बात कर रहे, हमें वो कितना अजीज हो जाता है। तो अल्लाह बुजुर्ग को बरतर की रसूलुल्लाह के महबूब का जिक्र हो और उसके जरिए से मांगा जाए तो फिर क्या ही बात है। कैसे अल्लाह की रहमत भी आपसे जिक्र करना चाहूँगा कि जब हम देखते हैं कोविड का टाइम निकालते हैं, लेकिन उससे पहले भी 30 लाख लोग दुनिया भर से हज की सआदत हासिल करने के लिए आते थे और ये सिलसिला हर साल जारी और सारी रहता है। मतलब हर साल माशाल्लाह से लोग जाते हैं, बड़ा एफर्ट करते हैं। अब तो बड़ी खतीर रकम भी खर्च करके लोग जाते हैं और ज़ाहिर है कि एक कमिटमेंट शो होती है। लेकिन जब हम वापस आते हैं तो बेशतर लोगों के आमाल में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करती। बिल्कुल वो अक्कासी उसकी नहीं होती, कुछ चेंज नज़र नहीं आते। कहते हैं कि ऐसा ही है कि जैसे माँ के बतन से पैदा हुआ। बिल्कुल वो कैफियत वही बन जाती है। अच्छा, बड़ा अहम नुक्ते की तरफ आपने डायरेक्शन दी है। इसमें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि देखें इस्लाम में हर इबादत का एक ज़ाहिर है और एक बातिन है। एक उसका ज़ाहिर है और उसकी एक स्पिरिट है। जब तक किसी भी इबादत की स्पिरिट को नहीं समझा जाएगा वो माशरे में अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अदा भी हो जाएगी और उसका सवाब भी उस तरह हासिल हो जाएगा। तो इसकी स्पिरिट क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए बंदा निकला था, तो उसकी रज़ा के लिए फिर दुनिया के मामला क्यों नहीं ठीक करते हम, यानी उसी की रज़ा के लिए निकले थे ना। और ये तो आप देखें ना कि अरफात की फजीलत में, इस दिन की फजीलत में ये हदीस भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजूद है कि इस दिन अहले अरफात पर अल्लाह फ़ख्र फरमाता है कि मेरे लिए यहाँ पर आए, फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है और कहता है कि तुम गवाह हो जाओ, मैंने आज इन सबको बख्श दिया है। तो बख्शिश भी अता हो गई। अब उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे नजर आना चाहिए। और मैं कहूँगा, ये बात मैं फिर कहूँगा कि इंसान का रवैया, इंसान का अमल उसके नजरिए की अक्कासी करता है। तो हमारा नजरिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को वाहिद मानना है, तौहीद है, रसूलुल्लाह की रिसालत पर ईमान है, हज जैसी अजीम सादत हम अदा करके आए। तो खुदारा उस स्पिरिट को याद रखें और अपने अमल से रिफ्लेक्ट करें कि आपके अमल में वाकई चेंज आ गया है।
वो आप पहले वाले नहीं रहे। जब आपके गुनाह भी माफ हो गए, बिल्कुल एक नई कैफियत में आ गए। ये नहीं है कि बस नाम के साथ एक टैग लग गया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए स्पिरिट के बगैर तो फिर उसके असरात कभी माशरे में नजर नहीं आएंगे। इस्लाम का तकाजा और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरबियत भी सहाबा की यही बताती है कि आपका अमल, आपका रवैया, उसमें इस्लाम नजर आना चाहिए, उसमें ईमान रिफ्लेक्ट होना चाहिए और अखलाक नजर आना चाहिए। तभी बार-बार के बेटे कि अपना हज जो है वो कायम रखें। आप हज करके आए हैं तो सबसे बढ़ के ना इन्नमल अमालु बिन्नियात, अपने हज की भी लाज रखें, लाज रखें। बहुत शुक्रिया। बहुत जी, अल्लामा शर्जील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के दिन की जो अहमियत इस हवाले से बात कर रहे थे। जो खुशकिस्मत लोग हैं वो तो इस वक्त तो मौजूद हैं खाना काबा में, मक्का मुकर्रमा में मौजूद हैं और वो हज की सादत से अल्लाह पाक ने उनको आज उनको कहते हैं कि उनको ब्लेस किया है। लेकिन हम जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी दुआएं जो हम कर सकते हैं। और एक चीज़, क्योंकि देखें जैसे भी अल्लामा साहब भी बात कर रहे थे कि आज का दिन ऐसा दिन है, एक तो अल्लाह पाक बहुत बड़े नंबर में लोगों को माफ़ भी करता है, तौबा कबूल करता है। दूसरा ये कि आज हम जो नेकी करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, जो बद करेंगे वो भी मल्टीप्लाई होगा। जहन्नुम से आज़ादी चाहिए तो आज के दिन में अपने आप को चेंज करके देखें। और दूसरा ये है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों पर है, तो अपनी नियत अच्छी रखें, सब बेहतर होगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे और ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अभी हम आपको एक आम दिन खबर से आगाह करते चलें कि शिंजो एबे जो कि जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, एक जलसे में जो कि वहाँ पर जारी था टोक्यो में, सिटी ऑफ नारा में, वहाँ पर इनको एक नहीं बल्कि 2 बार शॉटगन से शूट किया गया है। और बताया जा रहा है कि जो दूसरी गोली जो इनकी पीठ पे लगी है उसकी वजह से शिंजो एबे जो हैं वो कोलैप्स कर गए हैं, ज़ख्मी हालत इनकी है और उनको अस्पताल में मुंतकिल भी कर दिया गया है और कोई पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही। वाइटल साइंस के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ इशू हैं कि वो शो नहीं करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये यामागामी कोई शख्स है, उसके बारे में बताया गया है हु इज़ द शूटर, और ये स्पीच कर रहे थे और शॉटगन से फायर किया गया, उनके सीने में गोलियां लगी हैं 2, और जाहिर है कि अब लेट्स सी कि क्या होता है। फिर उसके बाद नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कशिहारा सिटी जो जहाँ पर है तो वहाँ पर उनको ले जाया गया है और बाकी जो है वो डिटेल्स अभी सामने आया है। पुलिस ने अरेस्ट किया है टेटुसिया यामागामी जो कि 42 साल शख्स है, जिसकी जानिब से जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि उसने गोलियां चलाई हैं। तो अब अच्छा, एक और चीज़, जो एक्स टोक्यो गवर्नर है योशी मसूजे, उन्होंने कहा है कि उन्होंने ट्वीट की है जिसमें कहा है कि मिस्टर आबे वाज इन अ स्टेट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। और कार्डियक अरेस्ट जिसे कहा जाता है जी, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट, जिसको हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जब आगे साइंस ना हो ज़िंदगी के तो यूजुअली ऐसी जो टर्म्स हैं वो इस्तेमाल की जाती है, वीफएप के ज़रिए उनको बचाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ब्लड लॉस कितना हुआ है ये ज़ाहिर है कि अभी कुछ इल्म नहीं है, तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी हम आपको इससे मुताल्लिक आगाह करते रहेंगे। बिल्कुल जी। अब हम ज़रा अपने मुल्क के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। यहाँ मानसून की बारिशें जारी हैं। हमने देखा है कि बलूचिस्तान में, स्पेसिफिकली शुमाली बलूचिस्तान ने बहुत सफ़र किया है और जितनी वहाँ पर बारिशें हो रही हैं, तो अब तक की जो PDMA ने ख़बर जारी की है, जो सोर्सेज ने ख़बर जारी की है, वो ये कि अब तक 49 लोग यानी कि 49 जो है कीमती जानें जा चुकी हैं इन हालिया बारिशों की वजह से। सूरत हाल दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि मज़ीद संजीदा और गंभीर होती चली जा रही है और कुछ ऐसी सिचुएशन हम देख रहे हैं कि मुल्क के दूसरे सूबों में भी देखी जा रही है। लेकिन बलूचिस्तान ने इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो सफ़र किया हुआ है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो वीक होता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अपनी मदद आपके तहत ये देखें, ईंटों और गारों के और टीन की छतें डली हुई आप देख रहे हैं, तो ये दिस इज़ नॉट एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बेचारा एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी वजह से हमने देखा कि जो सैलाबी रेले आए, क्योंकि एक तो वाटर मैनेजमेंट नहीं है, नाले प्रॉपर नहीं बने हुए, कुछ भी प्रॉपर नहीं है। कोई भी चीज़ प्रॉपर होती तो फिर आप ये देखें, शहर कायद के हवाले से हम अक्सर बात करते हैं कि जी यहाँ पर ये मसला है, वो मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोई 50 साल पुराना ही सही, लेकिन एटलीस्ट सेटअप है और फेस सेविंग के लिए लोग भी आगे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि 49 कीमती जानें चली गई हैं, लेकिन फेस सेविंग के लिए कोई अभी तक अवामी नुमाइंदा हमने देखा सामने नहीं आया है। इस वक्त ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है जान लेते हैं। मंजूर अहमद हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे और साथ में, क्योंकि पता है आपको इस्लामाबाद में बारिशें हो रही हैं, तो वहाँ की भी सूरत हाल पर नज़र डालेंगे और हमारे साथ वहाँ से भी नुमाइंदे हमारे साथ होंगे कि एग्जैक्टली फातिमा बतूल की क्या सिचुएशन है। लेकिन पहले मंजूर आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बारिशें होंगी बलूचिस्तान में, 49 से कीमती जानें चली गई, कोई पुरसाने हाल नहीं ऐसा लग रहा है बलूचिस्तान का?
जी बिल्कुल, इसी तरह की सिचुएशन है जो बारिशों से यहाँ पर बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल बनी है, उससे तमाम तर जो हुकूमती और इंतज़ामी नाअहली है वो सामने आई है। कोयटा की मिसाल ले लें, मैं इस वक्त जिस मकाम पर मौजूद हूँ ये किली सरदार आसिफ मेंगल टाउन है। यहाँ पर बरसाती नाला ऐसे आया जैसे एक डरावना ख्वाब कोई देख रहा हो। ये इलाका मकीनों से हमारी बात हुई और कई फुट का बता रहे हैं कि वो जो सैलाबी रेला था यहाँ पर पहुँचा, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मशरकी पार्ट से मुल्क का जो कोई मुर्दार है उससे जो बरसाती रेला आया, उसकी जो गुजरगाह है उस पर एक नाला है, उस नाले को पहले छोटा किया गया और फिर उसके बाद उसको मज़ीद बंद भी कर दिया गया, जिसके नतीजे में ये एक बड़ी तबाही इस मोहल्ले पर टूट कर आई थी। यहाँ तकरीबन 100 के करीब घर बताए जा रहे हैं, जिसमें से तकरीबन 30 के करीब जो है वो मुतासिर हुए हैं और इनमें बेशतर जो है वो मुनद्दम हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी घर हैं वो रहने के काबिल नहीं रहे, उनमें क्रैक्स पड़ गए हैं, यहाँ पर पानी जमा रहा है और सारा कीचड़ बन गया है। बच्चे जो है वो गंदगी में खेल रहे हैं। अब तो ताफुन उठ रहा है इस मोहल्ले में, पूरा जो है वो बदबू है और इससे यही खदशा है कि बीमारियां तो इसके बाद मंजूर ये बताइएगा कि जो लोग जब ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि जब बारिश नहीं थी और उसके बाद सैलाब नहीं था, तो उस वक्त जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उनका गुजर बसर कैसे होता था, किस इनकम रेंज में उनका कमाई होती थी, क्या सिलसिला था? जी ये सारे गरीब घराने हैं, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई रोज़ाना करता है, कोई माल मवेशी का व्यापार है। अच्छा। यहाँ पर इनका ये कहना है कि बड़ी मुश्किलों से जमा पूंजी करके इन्होंने अपने घर बनाए, सारे कच्चे मकानात हैं, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर है, लेकिन ये है कि जो गरीब लोग हैं इन्होंने जितनी जमा पूंजी इनकी थी इन्होंने यहाँ पर घर बनाए बहुत मेहनत से, और एक ही पल में वो तमाम घर जो है वो तबाह हो गए। और अब ये सारे यही परेशान हैं कि हम अब कहाँ से पैसे लाएंगे, इन घरों को बनाएंगे। मेरी जिससे भी बात हुई उसको परेशानी कोई और नहीं, सिर्फ ये है कि वो अपना घर अब दोबारा कैसे बनाएगा। एक सिर्फ ये नहीं कि घर, बल्कि जो उनके माल मवेशी भी हैं, जो मवेशी हैं वो इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होते हैं, वो मवेशी सैलाबी रेले में बह गए हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बुजुर्ग मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर ख़वातीन हैं, और जिस तरीके से वो बेआसरा खड़ी में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हम कौन सी जगह की, कौन से जजीरे की बात करें जहाँ पर किसी भी किस्म की इमदाद नहीं पहुँच सकती। ये बलूचिस्तान है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, फातिमा बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, ऑफ कोर्स जो बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है वैसी तो खैर इस्लामाबाद में नहीं, और अल्लाह ना करे कि बलूचिस्तान खुद कभी सिचुएशन से दोबारा गुजरे। इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन है बारिश को लेकर? जी, इस्लामाबाद की अगर मैं सिचुएशन की बात करूं तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बेहतर है। अगर बारिश होती भी है तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है और उस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा जैसा कि पाकिस्तान के दूसरे जो शहरों हैं वहाँ पे करना पड़ रहा है। अगर यहाँ पे इस वक्त मैं मौसम की सूरत हाल बताऊँ तो इस्लामाबाद का मौसम इस वक्त भी बज़ाहिर जो है वो बहुत खुशगवार है, बादलों में घिरा हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ये जो बादलों में घिरा हुआ मौसम है ये कई दिनों से है, और कहा जा रहा है कि एक हफ्ते तक मज़ीद जो ये गहरे बादल हैं ये इसी तरह से रहेंगे। लेकिन ये भी थोड़े से जो है वो जैसे परदेसी टच होता है ना, वैसा ही है कि जब इनका मूड होगा ये बरस भी सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि परसों जो है वो बारिश जो है अचानक से हुई और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी, जिसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी उनका मूड भी अच्छा हो गया था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो बादल हैं वो गहरे हैं, बरस नहीं रहे, लेकिन किसी वक्त भी ये बरस सकते हैं। ये चीज़ है बेसिकली, दैट इज द डिफरेंस। अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो तब और जब इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो क्या सिचुएशन होती है। एक ही मुल्क है, दो सूबे हैं। फेडरल कैपिटल पे जब रहे तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं, और आप देख लें कि बलूचिस्तान में और ख़ासतौर पे कोयटा में मंजूर क्या सिचुएशन बता रहे थे और इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल थी। यानी कि एक जानिब लोगों के चेहरे खिल उठते हैं और दूसरी जानिब लोग परेशान रहते हैं। ये सिचुएशन आपके सामने थी। खैर जी, ज़रा कराची की सिचुएशन के हवाले से बात कर लें, क्योंकि कराची में जब बारिश होती है तो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचती है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। और हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से कराची में बारिश जारी है, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, और ये कहा जा रहा है कि आज और कल दोपहर तक ये जो बारिशों का सिलसिला है ये जारी रहेगा। मसला ये है कि कराची में सीवेज का अच्छा निज़ाम ना होने की वजह से, ड्रेनेज का निज़ाम अच्छा ना होने की वजह से, जब यहाँ पर बारिश होती है तो बारिश का पानी जो है ना वो सीवेज के पानी में के साथ मिल जाता है, फिर ये आपको सड़कों पे नज़र आता है, और जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश करने लगती है। तालाब तो खैर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन गटर का मंजर, एक बहुत बड़े गटर का मंजर पेश करने लग जाती है। जब आप ड्राइव करें ना तो एक तो ये है कि
जो रोड्स हैं उन पे इतना पानी होता है कि दरमियान में वो जो रोड डिवाइडर है उसका भी आपको पता नहीं मालूम होता। बिल्कुल। और गाड़ियाँ लिटरली जो ये जो हल्की फुल्की आजकल गाड़ियाँ आई हुई हैं तो उनका वजन इतना कम होता है क्योंकि वो फ्यूल एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनीज उनको ऐसा बनाती हैं तो वो कई हद तक फ्लोट करना शुरू हो जाती हैं, तैरना शुरू हो जाती हैं पानी में। तो ये बड़ा परेशान कुछ, और जब आप तैरने लग जाएं और आपका कोई कंट्रोल ना हो और अगर वो रेला बह रहा हो तो आप कहीं के कहीं जा सकते हैं। तो बड़ा खतरनाक सूरत हाल है गाड़ियों के लिए। कहीं भी किसी दूसरी गाड़ी में भी जाके ये गाड़ी लग सकती है, वो तो सारा है। और दूसरा ये है कि सस्पेंशन के जो आगे इश्यूज आते हैं लोगों को भरना पड़ता है। मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, ईद पर क्या होगा, सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल हैं महकमा मौसमियात के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। बारिश तो हो गई, इस बार प्रेडिक्शन आपकी सही साबित हुई, बिल्कुल ठीक ठाक रही। अब आगे क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो स्पेल चल रहा है ये खासा स्ट्रांग स्पेल है पूरे मुल्क में ही तकरीबन, और साउथ में तो ज़्यादा स्ट्रांग है। पूरे सिंध में अच्छी बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट से में हमारा एक स्टेशन है पढ़ीधन, वहाँ से 122 मिलीमीटर बारिश पड़ी। इसी तरह बलूचिस्तान में आपने जैसे खुद जिक्र किया उसके ख़ासकर शुमाल मशरक़ी हिस्सों में और जनूबी जो अजला है वहाँ पर भी बहुत तेज़ स्पेल है। और अभी ये एटलीस्ट 15-16 जुलाई तक ऑन एंड ऑफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कराची की हम बात करें तो कराची में ईद का दिन तो कोई इतनी ज़्यादा बारिश नहीं है एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में यानी शाम को जाके कुछ बिल्डअप हो सकता है और लाइट रेन कहीं और कहीं मॉडरेट बारिश के चांसेस है कराची में। यानी कि मौसम अच्छा रहेगा, लोग इंजॉय कर सकेंगे अगर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा होगा। अच्छा, कराची की बात तो हमने कर ली, मुझे बताइए कि बाकी शहरों में क्या सूरत हाल होगी? पंजाब में लाहौर वाले भी वो भी जानना चाह रहे हैं कि भाई कि क्या ईद वाले दिन ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे बारिश हो जाएगी, और बाकी भी शहरों में कुछ ऐसी सिचुएशन है? जी सिंध की मैं बात कर रहा था ना कि इधर ईद के दिन इतनी नहीं है, एटलीस्ट कह लें आपके दोपहर तक इतनी नहीं है, लेकिन उसके बाद कुछ अपर सिंध में भी होगी और कराची में भी शायद हल्की हो जाए। तो पंजाब में है, अलबत्ता पंजाब में और केपी में और ऊपर कश्मीर और हज़ारा के जो इलाके हैं वहाँ पर खासा तेज़ पहले ईद के दिन भी यानी आज भी शाम में, फिर कल भी और फिर परसों भी ईद के दिन भी, कल हो जाएगा ना ईद का दिन। जी जी। तो उधर इम्कान है खासा कि उधर तेज स्पेल भी होगा खासी जगह में। अल्लाह रहम करे बस सबके हाल पे। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और महकमा मौसमियात तरफ से मौसम के हवाले से प्रेडिक्शन दे रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तो बस लोग एहतियात करें, अब यही कह सकते हैं। और पानी की निकासी के लिए जो इदारे हैं वो भरपूर तरीके से काम करें। बिल्कुल जी। छोटी सी हम यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद एक नहायत ही तशवीशनाक किस्म का इशू है जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये कि हम आए दिन देख रहे हैं कि सिगरेट नोशी में इजाफा होता चला जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है सती कि 6 साल से लेके 15 बरस की उम्र के दरमियान जो बच्चे हैं उन्होंने सिगरेट नोशी जो है वो शुरू कर दी है। और आपको बताते चलें कि वजारत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज NHS की एक रिपोर्ट उसने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान में हर रोज़ 5 से 15 साल की उम्र के 1200 से ज़्यादा बच्चे सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं, जबकि मुल्क में कम से कम 2 करोड़ कम उम्र या नाबालिग सिगरेट नोश जो है वो मौजूद है। अच्छा, वैसे अब गली मोहल्लों में ये रुझान आम होता जा रहा है। पहले आपको पता है कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सिस्टम भी होता था कि माँ बाप अगर नहीं देख पा रहे तो गली मोहल्ले में महल्लेदार आप पे नज़र रखते थे जो बड़े होते थे। अब ये है कि ना तो कोई बाइक अगर चला रहा हो कम उम्र बच्चा तब उसे रोका जाता है, ना कोई सिगरेट पी रहा हो तो रोका जाता है। यानी कि किसी भी बुरे काम से किसी को रोका नहीं जाता। क्योंकि लोग डर गए ना, जब आपको ये कह दिया जाता है कि जी माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखें, तो लोगों को ये डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी बच्चे को, मतलब माँ बाप भी डर रहे होते हैं कि अपने बच्चों को किसी चीज़ से रोकेंगे तो बच्चा कोई ऐसी बात ना कर दे। तो ऐसे ही है। तो इस सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, एक बड़े अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, हमने बड़े अहम मौजू पे आपसे बात करने के लिए आज आपको दावत दी है। ये जाहिर है कि ये बड़ा कंसर्निंग है ये फैक्ट कि 6 साल से लेके 15 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं, यानी कि एक तो सिलसिला शुरू होता है टीन एज से 13 से, लेकिन ये जो 6 साल से ज़ायद उम्र के बच्चे हैं वो भी अगर सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो दिस इज मोर देन अलार्मिंग। यस बिल्कुल जी, जैसा कि आपने बताया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नेशनल हेल्थ सर्विसेज का ये एक
सर्वे रिपोर्ट थी जिसके अंदर बच्चों के अंदर ये इंक्रीजिंग ट्रेंड, और जो 1200 बच्चे डेली ऐड हो रहे हैं ये स्मोकर्स के पूल में। तो इसकी जो मेन वजूहात हम लोगों ने जो रिसर्च से पता की थी उसके अंदर ये कि अगर पेरेंट्स में से कोई एक भी स्मोकर हो तो बच्चों में स्मोकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जो पीयर प्रेशर होता है कि अगर कोई एक बच्चा स्मोक करता है तो वो दूसरे बच्चों को चैलेंज करता है और दूसरे बच्चे फील करते हैं कि जी हम उनको शेम करने की कोशिश की जाती है। प्रेशर जो है, तो पीयर प्रेशर एक बहुत इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि वो एक बच्चा अगर किसी ग्रुप में शुरू करता है तो बाकी बच्चे भी फिर उसकी देखा देखी शुरू करते हैं। और तीसरा ये है कि देखिए टबैको इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो कि हर साल तकरीबन 1.5 लाख बंदा जो है वो इनके वजह से मरता है स्मोकिंग रिलेटेड। और वो इंडस्ट्री जिसको टैक्स में सबसे ज्यादा छूट भी हासिल है, अपने नए क्लाइंट्स तैयार कर लेते। बिल्कुल जी देखिए वो अपने एक तरफ वो अपने क्लाइंट्स को मार रहे हैं और दूसरी तरफ अपने नए क्लाइंट्स भी क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये वाहिद इंडस्ट्री है जो एक तरफ इसके क्लाइंट्स बहुत हो रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है वो नए क्लाइंट्स बनाने के ऊपर इनकी बहुत ज्यादा मेहनत होती है, बहुत ज्यादा पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट और ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो कि लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, लेकिन एक चीज है डॉक्टर साहिबा, इसमें लॉज मौजूद है। मैं ये एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि तकरीबन 2004, 5 और 6 में थाईलैंड में हमने देखा था कि ये जो तस्वीर इसके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की आना शुरू हुई, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर टैक्सेस भी लगाना शुरू किए कि किसी तरीके से ये सिलसिला कम हो जाए। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें आना शुरू हुई। अब हम देखते हैं बड़ी भयानक किस्म की तस्वीरें बनी होती हैं उसके ऊपर, और कुछ टैक्स भी मेरे ख्याल में कुछ बढ़ाए गए हैं, कीमतें भी बढ़ाई गई हैं, लेकिन उसके बावजूद लेकिन मसला असर नहीं हो रहा। बात काट रही हूँ आपकी, उसमें डॉक्टर साहब मसला ये भी है ना कि जो सिगरेट पी रहा है उस पर टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो सिगरेट बना रहा है उस पर टैक्स नहीं लग रहा। हाँ जी बिल्कुल, इसका वाहिद हल जो है स्मोकिंग को कम करवाने का वो मैं समझती हूँ हैवी टैक्सेशन है कि सिगरेट इतना एक्सपेंसिव हो जाए कि लोगों की रीच से बाहर हो जाए, स्पेशली बच्चों की रीच से बाहर। और ये जो पिक्टोरियल वार्निंग्स वगैरह है इसका तो मैं आपको बताऊं कि अब तो लोग बाकायदा आके वो कहते हैं अगर कोई तो और डब्बी पकड़ा रहे हो तो कहते हैं नहीं वो कैंसर वाली डब्बी पकड़ाओ। मतलब है कि इतना वो लोग इस चीज से यूज टू हो गए हुए हैं, पिक्टोरियल वार्निंग जो उसके ऊपर प्रिंट हुई होती है कि वो अब उनके ऊपर असर नहीं करती है। इसमें बिल्कुल एक तो टैक्सेस बढ़ाने की जरूरत है, और दूसरा चूंकि आप बच्चों के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रहे थे शुरू में, तो बच्चों के लिए बहुत सारे लॉज मौजूद हैं कि आप किसी स्कूल की विसिनिटी के अंदर कुछ मीटर्स का उसके अंदर वो है कि उसके अंदर कोई सिगरेट की सेल जो है वो। डॉक्टर साहब आप सिगरेट की सेल के वाले से बात करें, ये अंडर द टेबल तो हमने देखा है कि वहाँ पे सिगरेट से भी बात जो है वो काफ़ी आगे चली गई है, जिस किस्म के ड्रग्स जो हैं वो स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में पहुँच गए हैं। अच्छा, एक उसमें बड़ा जो हम देखते हैं रोल वो ये भी कि जो हमारी जो फिल्म्स हैं, जो हमारी मीडिया में जिस तरीके से तशहीर की जाती है उस ऐसे शख्स की जो कि तम्बाकू नोशी कर रहा होता है, पीयर प्रेशर तो होता ही है, लेकिन बच्चों को लग रहा होता है कि सिगरेट पीने से आप पता नहीं बड़े माचो लगेंगे, तो और उनको लगता है बड़े कूल लगते हैं इससे, तो इस वजह से भी उनका रुझान जो है सिगरेट नोशी की जाने बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, हालांकि इसके बारे में लॉज मौजूद हैं कि आप पब्लिकली जो है वो सिगरेट पीना और उसकी किसी किस्म की भी तशहीर अगर किसी फॉर्म में भी आती है तो वो ममनू है। और मगर इन लॉज की इम्प्लीमेंटेशन मैं समझती हूँ कि हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल अभी जो आपने बात की कि जो स्मोकलेस टबैको है वो इस वक्त मैं समझती हूँ कि ये स्मोकिंग ये जो हमारे सिगरेट स्मोक है उस सिगरेट का जो टबैको है उससे ज़्यादा मुज़िर साबित हो रहा है, और उसका बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में स्मोकलेस टबैको का जो है वो ट्रेंड बनता है, क्योंकि निकोटीन तो दोनों में है ना, मतलब ये हम समझ नहीं पाते। जी बोथ आर हार्मफुल, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स और इतनी वैरायटी आ गई हुई है और बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वी नीड टू लुक इनटू दिस मैटर्स। और डेफिनेटली जो लॉज मौजूद हैं उनकी स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन। चलें जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद हमारे साथ मौजूद थी। और ज़ाहिर है कि कवानीन तो होते ही हैं, लेकिन अमल दरामद ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन ये किस बारे में इसका रोना हम ना रोएं। और देखिए सती वैसे एक बात है, खातून सिगरेट पी रही होगी ना तो आप उसको तो जज करेंगे, मर्द हजरत सिगरेट पी रहे होंगे तो आप उसको जज क्यों नहीं करेंगे? ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हेल्थ के लिए छोड़ दिया लोगों ने। हाँ नहीं, दूसरी बात ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ज़िंदगी के दिनों को कम कर रही है, ये आपकी सेहत के लिए मुज़र है। ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है ना आपके लिए ना आपके घर वालों के लिए, क्योंकि अगर आप एक्टिव स्मोकर हैं तो आपके जो घर वाले हैं वो पैसिव स्मोकर हैं, और वो ज़्यादा खतरनाक है। पैसिव स्मोकिंग जो होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि आप तो फिल्टर करके फिर भी कर रहे हैं ना, उन तक तो बराह रास्त धुआं डायरेक्ट जो आप मुंह से धुआं निकाल रहे हैं वो सीधा वो अगले बंदे इनहेल कर रहे हैं। आपके छोटे बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आपकी बीवी हैं, उनकी जान आप खतरे में डाल रहे हैं। अगर आपको उनकी जान अजीज नहीं तो फिर हम क्या कह सकते हैं। छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं।
ऑलराइट जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। आज बहुत ही अच्छा माशाल्लाह से दिन है। अल्लाह ताला सबको मुबारक करे और इबादत की एक ज़ाहिर है कि इबादत करने की, इस्तग़फ़ार करने की तौफीक सबको अता करे और जो इबादत और नियत सबसे उस पर कबूलियत की मोहर भी लगे आज के दिन के सदक़े में। तौबा करें, ठीक ठाक तौबा करें। किसी के साथ आपने बुरा सलूक किया हो तो उनसे माफ़ी भी मांगें, क्योंकि अल्लाह पाक आज जाने अनजाने में आपने जो किया है। क्योंकि देखिए सती, अल्लाह पाक कहते हैं ना कि मैं हुकूक अल्लाह माफ़ कर दूंगा, हुकूक इबाद माफ़ नहीं करूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लोगों को लगता है कि जी आप सारे अच्छे काम कर लें अल्लाह की राह में, लेकिन अगर आप खल्के खुदा के साथ अच्छे ना हो, इफ यू नॉट काइंड टुवर्ड्स देम, देन फ़ायदा अल्लाह में क्या फ़ायदा है? क्योंकि हुकूकुल इबाद में माफ़ी जो है वो मुतालिका शख्स से ही मिलेगी, भले वो रोज़े महशर ही क्यों ना हो। तो ये सोच समझ के आपने काम करना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज का दिन, क्योंकि दुनिया एक हद तक है वो यहीं पर रह जानी है। आज सांसें बंद। अभी हम वो शिंजो एबे के बारे में बात कर रहे थे कि जी बंदा कार्डियक अरेस्ट में है, ठीक है, एक लम्हे में ही इज देयर फॉर द कैंपेन, और वो भी अपनी कैंपेन नहीं, किसी दूसरे कैंडिडेट की, बिकॉज ही इज प्रैक्टिकली ही इज लेफ्ट द पॉलिटिक्स ड्यू टू हिज हेल्थ कंडीशंस। जो भी इनका था 2020 में जो है वो वजारत उज़्मा से हट गए थे, लेकिन उसके बावजूद देखें दिस इज़ हाउ वर्ल्ड इज। और हम अपने आसपास अतराफ में देख रहे हैं कितनी नागहानी वाक़यात पेश आते हैं। अभी हमने तज़किरा किया था कि जी बारिश हो रही है, उसके नतीजे में कराची के एक इलाके में किस तरीके से एक मोटरसाइकिल सवार करंट लगने से जाँ भाग हो गया। आप सोचे वो तो अपने घर से निकला होगा, किसी काम से जा रहा होगा या घर वापस आ रहा होगा, उसके घर वालों को इल्म नहीं होगा कि हमारा प्यारा उस वक्त तड़प रहा है बिजली का करंट लगने से। तो लाइफ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। एग्जैक्टली, आपको नहीं मालूम क्या सुबह निकले आप घर वापस जाते हैं कि नहीं जाते, तो अपने जो लोगों के साथ हिसाब किताब है ना उसको सही रखे चलें। आप लोग कह रहे होंगे यार ये आज सत्ती और मदिया को क्या हो गया है, लेकिन हम जब आपसे रोज़ मजाक भी करते हैं, आपके साथ पॉलिटिकल खबरें भी शेयर करते हैं, ये भी वो चीज़ें जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में भी जो कुछ हो रहा है हम रोज़ आके इन 2 घंटों में आपके साथ वो शेयर करते हैं। तो ये वो चीज़ें जो हम अपने आसपास रोज़ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इसका शेयर करना भी आपके साथ ज़रूरी है। बहुत सारी खबरें शामिल करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। इमरान खान ने बातचीत के लिए दरवाजे खोल दिए, कहते हैं सिर्फ इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फवाद चौधरी कहते हैं तैयारी की पायलट और सोशल मीडिया टीम को धमकियां दी जा रही हैं। कॉल की ऑडियो मीडिया के सामने पेश कर दी। मुस्लिम लीग नून ने ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। PP 170 के उम्मीदवार अमीन चौधरी ने यूटिलिटी स्टोर से खाने पीने की अशिया तकसीम करना शुरू कर दी। सहाफ़ी इमरान रियाज को पहली गिरफ्तारी से जान छूटने की फौरन बाद चकवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद अदालत में पेश नहीं किया गया। और बकरा ईद में 2 रोज़ रह गए, मवेशी मंडियों में शहरियों का रश। कराची की मंडी में जानवरों की कीमतें नीचे ना आई। पेशावर के गली मोहल्लों में सहराई जहाज देखने के लिए रश। जब से साबका हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो हमने देखा कि जो साबका हुकूमत थी, साबका पार्टी थी, जो कि हुक्मरान पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो बार बार मुतालबा कर रही थी कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब जाएँ, ताकि जमहूरी तरीके से जो अवाम है वो वोट देकर उनको चुन सके जिनको वो सियासत में देखना चाहते हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से इमरान खान का हुकूमत वक्त पर जो था वो एक तरीके से वार जारी था, और अभी भी उन्होंने कहा है कि नए इंतखाबात को लेके वो मुज़ाकरात डायलॉग्स के लिए तैयार हैं। बनी गाला में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और साथ में उनका कहना था कि आर्मी चीफ की तकरीरी कभी भी मेरा इशू नहीं रहा। अपनी फ़ौज को मैं कमज़ोर नहीं देख सकता। सरहदों पर ड्यूटी देने वाले जवान मेरे बच्चों की तरह हैं, अपनी नहीं, मुझे मुल्क की फ़िक्र है। बिल्कुल जी। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि इमरान खान साहब के तैयारे के पायलट को धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल्स की जा रही हैं और सोशल मीडिया टीम को भी अगवा करने की धमकियां दी जा रही हैं। तरीके से फ़ोन जो हैं उनमें थ्रेटनिंग कॉल्स आ रही हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म के पायलट्स को भी जो है वो अननोन नंबरों से कॉलें आई, फिर जो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों के ऊपर कॉलें आ रही हैं वो भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, अननोन नंबर से आ रही हैं। मैं सिर्फ ये थोड़ी सी कॉल आपको सुनाता हूँ अगर आपको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। जी सर।
जी कौन बात कर रहे हैं? आपने अभी तक पोस्ट डिलीट नहीं की। सर कौन सी पोस्ट आप हुक्म करें? देखें आप फजील में मसला बना रहे हैं। सर आप बताएं, आप हुक्म करें कौन सी पोस्ट हम डिलीट करें आप लोग? सर आपको कल शाम तक उठा लिया जाएगा। चलिए मैं पोस्ट अभी डिलीट कर देता हूँ। 5 बजे तक उठा लिया जाएगा। या नो नंबर से कॉलें बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बर्मा नहीं है। अभी एक माहौल है अमन अमान का, इसको बरकरार रहने दें। अच्छा, दूसरी जानिब हमने देखा कि सहाफ़ी इमरान रियाज जो कि इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं, उन पर कई शहरों में मुकदमा दर्ज कराए गए हैं और हमने देखा कि अटक में भी जब अदालत ने फैसला सुनाया और उनको रिहाई का हुक्म दिया तो वहाँ पर ऑलरेडी चकवाल की जो पुलिस थी वो मौजूद थी और उन्होंने उनको देर एंड देर वहाँ पर भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, वैसे एक चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन चेक करें। मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक जगह से गिरफ्तारी के बाद रिहाई अदालत से मिलती नहीं है कि दूसरी पुलिस जो है वो वहाँ पर मौजूद रहती है। मतलब ऐसा कभी भी हम वैसे कोई वाक़या हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, कोई डकैती हो जाए तो वहाँ पर कभी ऐसा नहीं दिखाई देता, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की फुर्तियाँ हैं वो देखने से I believe even Imran is enjoying the फुर्तियाँ, the efficiency of the police। जिस तरह से हम उनकी फुटेज भी देख रहे हैं, he's like here with all smile from year to year। बिल्कुल उन्हें अंदाज़ा हो रहा है ना कि हो क्या रहा है बेसिकली। तो खैर हो क्या रहा है, हम जिनसे जानेंगे वो है चौधरी गुलाम हुसैन साहब। उनसे बेहतर कौन जान सकता है ईद से पहले। हाँ, तो उनसे तबसरा भी ज़रा सवाल से रहते हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बाखबर सवेरा में आपको खुश आमदीद कहते हैं एंड वेरी गुड मॉर्निंग। चौधरी साहब, क्यों हो रहा है? बस ये नहीं, वो सारा कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो रुकेगा कैसे ये जो कुछ हो रहा है? सर रुकेगा, आवाम ही रोकेंगे, इस तरह तो नहीं चलेगा ना। कभी उनको धमकियाँ दी जा रही हैं, सहाफ़ियों के साथ जो किया जा रहा है। भाई किसी पर आपको कोई एतराज़ है, आप अदालत में दें, चार्जेस जो भी है वो अदालत फैसला करे। ये उसको घसीटा जा रहा है, कभी अटक से पिंडी से अटक से। अच्छा, लेकिन अपनी तरफ से तो वो भी उन्होंने अदालतों पे ही छोड़ा हुआ है ना। आप देखें कि गेम कैसी की है उन्होंने, आप ये तो देखें। वो ये गेम्स अब सारी नजर आती हैं, है ना वो। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा सती साहब और नकवी कि ये मतलब है कि अपनी हदूद के अंदर ही रहना चाहिए। आपको फौज और उसके क़यादत पर हमले नहीं करने चाहिए। आप अपना काम करें, सियासी मुखालफों से लड़ें ना लड़ें, सहाफ़ियाना जो आपका वो किरदार अदा करें। One should not cross his limits। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से चौधरी साहब, ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोग सूरत हाल का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अभी जैसी मैं अगर अपने उसकी बात करूं तो जैसे चौधरी साहब ने हमें, फवाद चौधरी साहब ने हमें कॉल भी सुनवाई और मीडिया के सामने वो रखी, तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं आपको 5 मिनट बाद उठवा लिया जाएगा, मतलब वो जस्ट लाइक इट इज़ जस्ट टू बिल्ड द प्रेशर। हम वो चीज़ नहीं देखते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो तंग भी कर रहे हैं जानबूझ के। इट कैन बी एनीवन। वो बस ये कोई अनफॉर्चुनेट बात है और आजकल कोई बढ़ गया है, ये मैं कह रहा हूँ कि ये क्योंकि बेबसी है उनकी और वो उनके पल्ले कुछ नहीं है। देखें ना, अगर रसाई वाला आप देखें 2-2 फुट पानी में से गुजर के लोग जा रहे हैं जलसे में, तो ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में। तो अब उसका मुकाबला सियासी तौर पर और अवामी सतह पर करने में उनकी कोई, उनके पास ना नैरेटिव है, ना कोई प्रोग्राम है, ना एजेंडा है। अच्छा ना सर ये ज़रा बताएं कि ये जो खान साहब की स्टेटमेंट अभी आई है, आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा पॉलिसी में टिल्ट आया, शिफ्ट आया, यही मौक़िफ़ उनका शुरू से था? वो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ की तकरीर तो कभी इशू ही नहीं रहा और फ़ौज को कमज़ोर होते नहीं देख सकता, और साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से भी कहा है कि बातचीत के लिए तैयार है लेकिन सिर्फ इलेक्शन पे। तो ये जो मैसेज खान साहब जो कन्वे करते हैं इस तरह से, आपको लगता है कि ये नीचे तक इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब पे होता है? जी कल मैं वहाँ मौजूद था। अच्छा, माशाल्लाह। बातचीत वही जो 1 दर्जन के करीब दोस्त थे, फिर मेरी अलहदा मुलाकात हुई थी। क्या कहा खान साहब ने? तो मैंने तो खैर साहब पूछा उनसे कि भाई आपने फौज से लड़ना है या आपने सियासी मुखालिफ जिनको चोर डाकू कहते हैं उनके साथ आपका मुकाबला है? उनके नहीं, मेरा फौज से कोई लड़ाई नहीं है ना, मैंने मतलब फौज की क़यादत से लड़ाई है। मैं चाहता हूँ कि फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शन हो जाए। तो मैंने कहा आगे से क्या कहते हैं? उन्होंने कहा 17 जुलाई के पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन है उसको गुजरने दें, उसके बाद इलेक्शन या नो इलेक्शन का फैसला हो।
यानी कि इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है ज़िमनी इलेक्शन में, और अगर हम देखते हैं कि जी इस वक्त नून लीग की हुकूमत वहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाती है तो फिर इसका मतलब है कि चांसेस कम इम्कान है कि हो जाएंगे। हाँ, फिर तो बिकॉज पंजाब हाथ से गया तो फिर तो सब कुछ गया जी, ये बात सही। ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ चौधरी गुलाम साहब मौजूद थे और बड़े मुख्तसर जवाबात में बहुत बड़ी बड़ी और गहरी बातें जो है ना वो चौधरी साहब हमें बता रहे थे कि एग्जैक्टली वो अपने सामने इस वक्त सिचुएशन क्या देख रहे हैं। स्पेसिफिकली अभी इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है कुछ सीनियर सहाफ़ियों से, बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात यह है कि हम ये देखते हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए और एक मौक़िफ़ है, और उन्होंने कहा कि पाक फौज से कोई लड़ाई नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारे मुल्क के एक बड़े इदारे हैं और ज़ाहिर है कि कोई भी बयानबाजी इस हवाले से की जाती है तो दूसरे मुल्कों में बड़ा एक मनफी इसका मैसेज जाता है। हम हमारा मतलब अब साथ में देख रहे हैं जो हमारा हमसाया मुल्क है वो कितनी खुशियां मनाता है। एवरी टाइम देयर इज अ स्टेटमेंट अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, दे सेलिब्रेट अस, दे सेलिब्रेट इट। बिल्कुल ऐसे ही, उनको और क्या चाहिए होता है। तो खैर जी, अब ज़रा एक और चीज़ आपको बता दें, क्योंकि आपको पता ना कि ज़िमनी इलेक्शन आने वाले हैं। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में बड़ी कोशिशें की जा रही है कि किसी तरीके से लोगों को आराम किया जाए। तो हमने देखा जी कि नून लीग की जानिब से अवाम को आराम करने के लिए हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे। PP 170 से लीगी उम्मीदवार अमीन चौधरी ने यूटिलिटी स्टोर्स की अशिया खुरनोश बांटना शुरू कर दी लोगों में। जी क्या बात है जी, सरकारी माल को अपना माल समझकर, ये आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड दिखाई दे रहे हैं चौधरी अमीन साहब के, और चौधरी अमीन साहब जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर किस तरीके से अशिया खुरनोश की तकसीम फरमा रहे हैं। ये मनाजिर सबके सामने हैं। क्या सिलसिला रखा, क्या उन्होंने वो सामान ख़रीदा, ख़रीदने के बाद वो लोगों के हवाले किया, या ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा, यू नेवर नो। अच्छा जी, आपको जैसे मालूम है कि अब तो ये जो ईद अज़हा है, जो बकरा ईद है, उसमें सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है और मवेशी मंडियों में हमने देखा है कि क्या क्या खूबसूरत नस्ल के जो हैं वहाँ पे बैल मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं, बकरे मौजूद हैं, और जो जिसको हम कहते हैं सहराई जहाज़ ऊँट, वो भी मौजूद है। कल तो आपको याद होगा, कल हमने आपको कितने खूबसूरत दो प्यारे से एक पांडा शेरू दिखाए थे। ये बैल थे बड़े खूबसूरत पेशावर के, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे पेशावर में बड़ा ज़बरदस्त बड़ा हैंडसम सहराई जहाज़। किसको कहते हैं सहराई जहाज़, सती बताएं? मुझे क्या पता, दिखा दें आवाम को। अदनान तारिक दिखा रहे हैं। पेशावर अंदरून शहर की गलियों में दौड़ने लगे खूबसूरत सहराई जहाज़, जो मकामी शहरी ने ईद कुर्बान के लिए 16 लाख रुपए के खरीदे हैं। हमारा शौक़ है, बहुत सालों से शौक़ है कि हम ऊँट की कुर्बानी करें, और इसकी कुर्बानी वो कहते हैं ना कि सवाब का काम भी है। कदावर 4 ऊँटों को देखने हर कोई दूर दूर से अंदरूने शहर आ रहा है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी गली से गुजरते इन कुर्बानी के ऊँटों को देखकर रुक जाते हैं। हमने इस बार मोहल्ले में 4 ऊँट लेकर आए हैं। हमारे मोहल्ले में ऊँटों की वजह से बहुत रौनक है। पेशावर में दूर दूर से लोग हमारे ऊँट देखने के लिए आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। ये हम हर साल लेते हैं, पिछले साल 2 लिए थे, फिर 3 लिए, इस साल 4 है, इंशाल्लाह अगली बार 5 होंगे। खुली फिजा में रहने वाले ऊँट अंदरून शहर की गली में आके थोड़ा परेशान लग रहे हैं, मगर अहले इलाका इन ऊँटों की आमद से ऐसे खुश हैं जैसे मोहल्ले में मेला सा समा हो। कैमरामैन हयात खान के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। चले, थैंक यू जी। अदनान जो है उन्होंने ख़ास नज़र रखी हुई है कि जो खूबसूरत जानवर हैं वो ज़रूर लोगों के सामने लेकर आए, और बच्चे स्पेसिफिकली जब हम, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं तो बच्चे जब टेलीविज़न के सामने बैठे होते हैं तो बच्चे कह रहे थे कि ये सती अंकल जो मदिया आंटी हैं ये हमें कोई मज़ेदार क्यों नहीं जानवर दिखा रहे। तो फिर अच्छा है, अब हमारे जो है रिपोर्टर्स ऐसे जो खूबसूरत प्यारे प्यारे जानवर होते हैं वो लेकर आते हैं। बिल्कुल जी, और बड़ा अच्छा लगता है देख के, कम से कम टीवी स्क्रीन पे हमें मज़ा आता है देखने में। तो बिल्कुल बात यह है कि और मुख्तलिफ शहरों में हम आपको बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, और जाहिर है कि दिन अब बहुत ही कम रह गए, बल्कि जिस तरह से मदिया ने कहा कि सिर्फ एक दिन कल का बाकी रह गया है, परसों तो ईद है और आज जो है वो उस तरीके से काउंट नहीं करता। तो अच्छा, इट्स नॉट ओनली कि आपने खूबसूरत जानवर देखना है, जब आप घर लेकर आएंगे सती तो आपने खूबसूरत जानवर के साथ टाइम भी गुजारना है ना, आपने उसको वक्त भी देना है, उसके साथ दोस्ती भी करनी है, उसको खिलाना पिलाना भी है, उसको घर से बाहर लेके भी जाना है, उसको वॉक भी करानी है, जो अपने आस पास के दोस्त हैं उनको दिखाना भी कि देखो भाई हमारा बकरा कितना प्यारा है, ये हमारा बैल कितना प्यारा आया है। तो ये बच्चों की तो यादें बड़ी वाबस्ता रहती है, जैसे आपके और मेरे बचपन की जो यादें हैं बकरा ईद की, वो भी यही है कि हम भी कितना मोहब्बत करते थे अपने बकरों से। पर हमारे घर तो कभी गायें ऐसे चुने आती थी, लेकिन बकरे आते थे और बहुत प्यार करते थे, पूरे उनके नाज नखरे उठाते थे, जैसे लोग अभी उठा रहे। ये देखें ना, जो ऊँट हैं इतने प्यारे, इनके भी पूरे जेवर जो हैं, और जगह जगह स्टॉल्स भी लगे हुए इनके जेवरों के। बिल्कुल जी। तो लाहौर में क्या सूरत हाल है और क्या सिचुएशन है,
ये हम जानते हैं अलमास अहमद खान से, जो कि इस वक्त काला चश्मा पाकर बड़ी एहतियात से इस वक्त मंडी में मौजूद हैं और पीछे उनके एक जो है वो हम देख रहे हैं कि ट्रैक्टर नुमा चीज़ जो है वो वहाँ पर दुलत्ती मारने की कोशिश की थी, जो पीछे मज खड़ी है। हाँ, लेकिन बचत हो गई। अलमास भाई अभी भी मोहतात रहिएगा क्योंकि बड़ा खतरनाक पोजीशन पे आप खड़े हैं। जी हाँ जी, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? यहाँ पे देखा है कि आज अशफाक, हमने यहाँ पे देखा है कि आज सिर्फ एक दिन बाकी रह गया, कल का दिन, और आधा दिन आज का रह गया है। तकरीबन 1.5 पौने 2 दिन रह गए हैं ईद में, और यहाँ पे हमने बेइंतहा रश देखा है। ये लोग जो हैं जानवर वाले व्यापारी बेइंतहा जानवर लेके आए हैं। यहाँ पे हर तरह का जानवर है और यहाँ पे हर तरह का ख़रीदार भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और मैं माज़रत के साथ, मैं जो यहाँ पे हमने रश देखा है, मैं उन्हें हैट्स ऑफ टू जो हमारे पुलिस वाले हैं उन्हें, और जो वार्डन हैं और जो मोटरवे पुलिस वाले हैं, वो बाहर मेन जो हाईवे रोड है वहाँ पे उन्हें ट्रैफिक को संभालने में लगे हुए हैं। ये पहले मैंने बात कर दी है क्योंकि उनको हमने देखा है वो बहुत गर्मी में ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो रश है, बेइंतहा रश है, और यहाँ पे हमने देखा है कि नर्व्स की गेम है। ज़ाहिर 1.5 दिन बाकी रह गया है तो नर्व्स की गेम है। एक कि जो 1 लाख वाला जानवर है उसके 2.5-3 लाख मांग रहे हैं। अब वो ख़रीदार तो यकीनन परेशान होगा। बिल्कुल। अब वो कितना कम कर देगा? 1 लाख कम कर देगा, 1.25 लाख कम कर देगा। उसकी नर्व्स की गेम है। जो नर्व्स की गेम हार गया, या तो वो महंगा जानवर खरीद लेगा, और जो व्यापारी नर्व्स की गेम तो कभी नहीं हारते क्योंकि उन्हें पता है कि कितना महंगा उन्होंने जानवर यहाँ पे लाए हुए हैं। और यहाँ पे ये तो हमने देखा अलमास, हर जगह ऐसे ही किया जाता है कि स्पेसिफिकली ना, कि अगर जानवर आपका 1 लाख का हो या जानवर आपका 20 या 30 हज़ार का, तो आप जो उसकी कीमत मांगेंगे ना, वो तकरीबन उससे तिगनी होगी। अभी ये बताएं, आसपास कोई हैंडसम जो आप देख रहे हैं जानवर जो आप हमारे साथ भी शेयर कर सके, और आपका क्या मूड बना है यहाँ पर आके? कोई आपको लगा कि ऐसा कोई जानवर है जो आपकी पॉकेट में आ जाए महंगाई को देखते हुए? अरे नहीं मदिया, हम लोग तो बेचारे तनख्वाहदार लोग हैं, वो सोच भी नहीं सकते जितनी महंगाई यहाँ पे है। जो इस गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी है वो यकीनन रिफ्लेक्ट हो रही है इन्हीं जानवरों पर। और ये जो व्यापारी हैं वो भी अगर दूसरे शहर से, साहिवाल से या सिंध से या बलूचिस्तान से जानवर लाहौर की मंडी में ला रहे हैं, तो उनका डीज़ल पेट्रोल बहुत ज़्यादा लग रहा है। यकीनन वो सारे अखराजात कैलकुलेट करके इन्हीं जानवरों पर वो कास्ट करती है, तो वो बहुत महंगे हैं। हम लोग तो तनख्वाहदार लोग हैं। मैं पिछली ईदों तक वो करता रहा हूँ कुर्बानी, जो अल्लाह ताला तौफीक देता है। लेकिन इस मरतबा मेरे जैसा बंदा भी, जो हम लोग समझते हैं कि मीडिया वाले ज़रा प्रिविलेज क्लास हैं, लेकिन मेरे जैसा बंदा भी अब नहीं सोच सकता कि वो कुर्बानी दे सके। बहुत ही नाजुक सूरत हाल हिला के रख दिया मैं। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया जलमास खान हमारे नुमाइंदे लाहौर से मौजूद है। और सती ने नाजुक सूरत हाल के हवाले से बात की, तो पूरे मुल्क में लोगों की इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक वाकई हुई है। कराची में जो सिचुएशन है उस हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि कराची में हम लोग वेट कर रहे थे, नॉट हम लोग, लेकिन लोग वेट कर रहे थे बारिश होगी, रेट नीचे वेट कर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश होगी, रेट नीचे आएंगे, तो क्या सिचुएशन है ज़रा अनवर खान से हम जान लेते हैं। अनवर, हम ये देख रहे हैं कि कराची में बारिशों का सिलसिला जारी है, और ये बारिशें ईद के दिन भी होगी और उसके बाद भी होगी। ये आप पहले भी बकरा मंडी का रुख करते रहे हैं, आते रहे हैं, हमें यहाँ से रिपोर्ट करते रहे। कुछ सिचुएशन आपने यहाँ पे बेहतर देखी है कीमतों के हवाले से? जिस वक्त हम मौजूद हैं मलिर की मवेशी मंडी के अंदर, ये मवेशी मंडी जो है एक रिवायती मंडी से हटकर है, और ये कई सालों से कायमशुदा मंडी जो कि सालों साल यहाँ पे बरकरार रहती है। तहम मानसून बारिशों के बाद इस मवेशी मंडी के अंदर बदबू ताफुन के साथ साथ जो व्यापारी हैं वो ये कहते हैं कि मंडी इंतज़ामिया को हम तमाम टूल टैक्स और दीगर टैक्स अदा करते हैं, तो उनकी जानिब से इस बात के इंतजाम किए जाने चाहिए कि मानसून का मौसम मुतवक्किल था कि जिसके नतीजे के अंदर बारिश हुई। अब आने वाले दिन के अंदर भी 24 से 48 घंटे में बारिशें मज़ीद मुतवक्किल हैं। ताहम मंडी के अंदर इस वक्त सुबह के औकात के अंदर ख़रीदार कम है, और जो ख़रीदार आ रहे हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी अपने जिस रेंज के हिसाब से आते हैं, 3 से 4 मन का जानवर 1 लाख से 1,50,000 के दरमियान मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो इस वक्त इस मवेशी मंडी के अंदर सख्त ताफुन और बदबू है, जिसकी वजह से व्यापारियों और शहरियों दोनों को मुश्किलात का सामना है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अंदर में बता रहे थे कि क्या सिचुएशन है वाकई सती, जो
जो कीमतें हैं उसमें मेरे ख्याल से व्यापारियों ने सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मुश्किलात खड़ी करती हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि वैसे वापस भी लेके जाने, ट्रांसपोर्टेशन वापस भी लेके जाएंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन दे आर ब्लफिंग ना, क्योंकि लोगों को चाहिए। अब जाहिर है कि जितने लोग रुके हुए थे, ये वही वाली सिचुएशन है कि एक सोच नहीं होती लोगों की। आपने देखा होगा कि अक्सर लोग सोचते हैं कि कभी भी उन्हें बिल जमा करवाने जाना है या कोई फीस, सब कहते हैं यार सुबह सुबह जाओ रश नहीं होगा, और सुबह जाए तो इतनी बड़ी लाइन होती है, और दरमियान में दोपहर के औकात में रश नहीं होता। सब तो यही मेंटालिटी है। लोगों ने कहा कि बारिश होगी तो कीमतें कम होंगी। अब जाहिर है ये चीज़ें हम टीवी पे बता रहे थे तो वो व्यापारी भी सुन रहे होंगे ना, उन्होंने कहा अच्छा बच्चों तुम्हें बताते हैं। चलें जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम अपने शो में आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे कपल के साथ। वो कहते हैं ना कि मैं तो तुम्हारे लिए जो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, वो चीज़ें तो पुरानी हो गई हैं। बात तब होती है जब आप ये कर देंगे, अपनी जान पे भी खेल के उसको बचाने की कोशिश करें। और गो के हम ये कहते हैं जी, मर्द हजरात जो हैं वो इस तरह के दावे करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि जो खातून हैं उन्होंने ऐसी चीज़ कर दिखाई कि हमारे लिए लाजिम व मलजूम हो गया कि हम आपके सामने ऐसी मिसाल ज़रूर रखें। आप लोग देखें कि कितनी बीवियां अपने मियाँ की ज़िंदगी के लिए, मियाँ की अच्छी हेल्थ के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। आज और ऐसा आजकल ये चीज़ें कुछ मिसालें आ रही हैं जिसमें कहते हैं जी नफ्सा नफ्सी कालम में लोग किसी को खून देते हुए कतराते हैं। शेयर किया था वो लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से अंदरूनी सिंध शेयर किया था, और ये एक दूसरी मिसाल हमारे सामने आई है। और आप ये देख लें कि कितना खूबसूरत ये ख़ानदान है, जिसे कहते हैं ना एक अच्छा हंसता बसता घराना। लेकिन उम्र की तबीयत नासाज हुई, पहले ठीक ठाक थे, 10-12 साल पहले कोई इशू नहीं था, फिर अचानक। और आप इस फैमिली को पहले देख चुके हैं जनाब, जो वाइफ हैं वो एक्ट्रेस हैं, जो माशाल्लाह आगे साहबजादे साहब देख रहे हैं, हमने आपने उनको भी देखा हुआ है। और जो हस्बैंड है वो बैंकर हैं, और कुछ ऐसा हुआ उनकी तबीयत में कि उनको किडनी की ज़रूरत पड़ी, तो उनकी अपनी बेगम ने उनको अपनी किडनी जो है वो दो। ऑफ कोर्स यू हैव 2 किडनीज, एक आपकी किडनी फेल हुई तोड़ने का, मैं अपने मियाँ को मैं किडनी दूँगी, बड़ी बात है। हमारे तो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं इस तमाम सूरत हाल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम उमर, अस्सलाम वालेकुम अस्मा, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह से, अब फिट फाट हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं उमर कि ये कैसे नौबत आई कि अस्मा को आपको अपनी किडनी डोनेट करनी पड़ी, हुआ क्या था? बेसिकली जनवरी में मुझे कोविड हुआ था। कोविड के बाद अचानक मुझे पता चला कि मेरी बॉडी फंक्शन करना सही तरीके से कर नहीं रही थी। बेसिकली मुझे नींद नहीं आ रही थी रात में, और घबराहट होना, अजीब अजीब पैनिक अटैक्स। कोविड से पहले आप बिल्कुल ठीक थे? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। ट्रिगर तो अचानक फिर ये सारे सिम्टम्स आने लगे। फिर उसके बाद फिर मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आपकी किडनी सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करी, यू नीड टू गो ऑन डायलिसिस। कि आपको डायलिसिस करना पड़ेगा या तो फिर आपको ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ेगा। वो मुझे तो मतलब डॉक्टर के पास जाके पता चला ये सारी सिचुएशन ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मगर अस्मा को पहले मुझसे पता था, क्योंकि जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था तो फिर अस्मा ने रिपोर्ट सारी अस्मा ने कलेक्ट करी थी, तो शी न्यू इट बिफोर मी। तो कौन से टेस्ट ऐसे हुए थे जिनसे क्रिएटिनाइन लेवल से एक्चुअली पता चलता है? इट्स लेवल जो बताता है कि क्रिएटिनाइन एक हमारा मसल वेस्ट होता है जो हमारी किडनी फिल्टर कर रही होती है। तो अगर किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही थी तो क्रिएटिनाइन लेवल हाई हो जाता है, और जितना वो हाई हो जाता है वो बताता है कि आपकी किडनी अब फंक्शन नहीं कर रही है। सो जब अस्मा आप पे जब ये खबर आपको पता चली थी, हाउ हार्ड वाज इट फॉर यू? और क्योंकि जैसे आपने उस वक्त उमर को नहीं बताया था और उमर को नहीं मालूम था कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। मैंने रिपोर्ट देखी ना, व्हेन आई सॉ द क्रिएटिनाइन लेवल वाज 16 वाज वेरी हाई। और उमर वो आई थिंक Saturday night थी, उमर का नेक्स्ट डे प्लान था हॉक्स पे का अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने उमर को कुछ नहीं बताया, तो मुझे पता था कि उमर को तो बिल्कुल ही उमर की ज़मीन निकल जाएगी पाँव से। उमर बहुत पैनिक कर जाते हैं। फिर मैंने अपने दिल को समझाया, पहले मैंने रिपोर्ट देखी, मैंने भी बिल्कुल 2 बार देखा कि मैं सही देख रही हूँ। 1.6 है, 16 है। 1.6 इज़ लाइक थोड़ा नॉर्मल रेंज में आता है। फिर मैंने 16 इज़ लाइक रियली हाई। लेकिन डिड यू नो द डैमेज कि ये हुआ क्या है? बेसिकली हम रिपोर्ट्स में ऊपर नीचे नंबर्स देखते हैं, लेकिन मैं इतना सिम्टम्स कभी उमर में लाइफ में ऐसे ही देखा था मैंने कि उमर के पाँव स्वेल हो रहे हैं। उमर इज़ अ वेरी एक्टिव पर्सन है, तो जैसे ऐसे बैठे बैठे तो उमर को देखो तो उमर खराटे लेके सो रहा है। तो मैंने कभी नहीं देखा था ऐसे लेजीनेस, लेथार्जिक। या एग्जैक्टली। तो फिर मुझे लग रहा था कि कुछ तो है प्रॉब्लम। और कोविड से पहले तो वी हैड लाइक हम रोड ट्रिप्स पे जा रहे हैं, सब चीज़ एवरीथिंग वाज नॉर्मल, कभी ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं लगे। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, सारी चीज़ें देखी, तो मुझे पता था कि डॉक्टर पे मैं जाऊंगी तो इधर वो कहेंगे या डायलिसिस, और डायलिसिस इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। तो मुझे पता था कि वो किडनी ट्रांसप्लांट का भी हमें ऑप्शन देंगे, और राइट अवे डायलिसिस कराना था। आई मीन
द डे वी वेंट टू द डॉक्टर ही सेड कि अभी आप फ़ौरन जाएं, इतना डैमेज। तो कोई दर्द वगैरह, कोई तकलीफ वगैरह उसके बाद किडनी एरिया में नहीं थी? नहीं, मुझे दर्द कहीं नहीं था, पेन कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी सी बॉडी में ईचिंग हो रही थी। और रात में बेसिकली जब सोते हैं तो अगर आप दिन भर अगर आप चल रहे होते हैं तो सारा जो पानी जो होता है, अगर बॉडी के अंदर आपके एक्सेसिव वाटर क्या कहते हैं आ जाता है, तो इसकी वजह से एग्जैक्टली, क्योंकि वही फिर डायलिसिस से क्या करते हैं, पानी ही कम करते हैं और फिर क्रिएटिनाइन वेस्ट वगैरह निकालते हैं। तो मेरी ना नॉर्मल दिन में तो चल रहा हूँ तो वो आपके क्या कहते हैं पैर में सारा पानी होता नहीं पाता, जब आप सोते हैं तो फिर वो सारा पानी आपके फिर लंग्स में आना शुरू होता है, फिर आपको घबराहट होती है, जो कहते हैं रात में फिर उठ के बैठ जाना, फिर चीज़ें करना, तो वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें सही। तो देखे ना कैसे साइलेंटली ये तमाम तो चीज़ें हो रही थी इनके अंदर, उनको पता नहीं चला कि किडनीज जो हैं वो एकदम से पेले की तरफ जा रही थी। फिर कब ये डिसीजन लिया कि ओके ठीक है आई विल डोनेट हिम माय किडनी? ज़ाहिर है पहले इधर-उधर तो देखा होगा। हाँ, कहीं नहीं, मैंने तो रिपोर्ट देखी थी और मैंने तो यही हुआ था कि इस मुश्किल से अल्लाह पाक जल्दी निकाल दें, और मैं ही सबसे पहले सबको बोलूँगी कि प्लीज़ मुझे आप करने दें, मुझे ब्लड टेस्ट कराने दें। आई वांटेड टू बी द डोनर फ्रॉम द फर्स्ट डे, बिकॉज मुझे उमर के साथ रहना था, मुझे उमर को हर जगह जो है ना, बिकॉज उमर थोड़ा परेशान हो जाते हैं, तो मुझे था कि नहीं उमर के साथ। और फिर बचपन की मोहब्बत भी मैं पढ़ी थी आप लोगों की। हाँ, या वी वर फ्रेंड्स, हम लोग शादी से पहले काफ़ी 5-6 साल तक वी वर फ्रेंड्स। सो ये कि मुझे पता था कि उमर के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं होंगी तो फिर ये कि उमर भी ठीक रहेंगे, और किडनी देना मेरे लिए कोई इतना वो नहीं था। मुझे था कि ईजी फॉर योर फैमिली जब आपने अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मैं अपनी किडनी जो है वो उमर को डोनेट करने जा रही हूँ, यस, और फिर बच्चों के लिए कैसा था वो सारा टाइम? बच्चों के लिए ये था कि अशर तो जो मेरा बेटा है वो बहुत प्राउड फील कर रहा था, कहता कि हाँ मम्मा सुपर मॉम, वो शुरू से मुझे ऐसे ही बोल रहा था। बट ये कि घर में सबने ये बोला था कि जो है ना थोड़ा सा टेक केयर करना होगा तुम्हें, बिकॉज मैं थोड़ी चुलबुली सी यहाँ भागती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, तो सब ये कहते कि बहुत केयर करना है। और बच्चों के हमें से ये टेंशन थी कि हम लोग हॉस्पिटलाइज रहे फॉर अ मंथ, बल्कि मोर देन अ मंथ। तो ये कि मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी पूरी जो सब यूएस से आए हुए हैं, तो पूरा घर उन्होंने संभाला। तो फिर ये क्योंकि ऐसे टाइम में तो बच्चे भी अलाउड नहीं होते, आप नहीं छोड़ सकते इस तरह, बच्चे अलाउड नहीं होते, बच्चों को हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। हाउ हार्ड वाज इट? पूरी फैमिली ने साथ दिया, मेरी दोनों ना देखना। एग्जैक्टली, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जहाँ पे फैमिली की सपोर्ट सब चीज़ों में मिल रही होती है तो सारे आपकी जितनी मुश्किलात होती हैं सब आसान हो जाती हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर एक फियर तो होता है, जैसे हम तस्करा पहले भी ऑफ द कैमरा कर रहे थे कि रिजेक्शन का, कि खुदा न ख्वास्ता मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रही हूँ, ये छोटा काम नहीं है, और खुदा न ख्वास्ता अगर एक्सेप्ट ना किया तो फिर क्या होगा, मतलब एक डबल जेपर्डी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग की डॉक्टर से मैं पहले बता दिया था, एक तो मैच में भी सबका हो रहा था कि तुम उमर की कज़न नहीं हो, तुम कहीं से रिलेटेड नहीं हो, तो कैसे मैच कर जाएगी। तो फिर डॉक्टर से भी हारे डिस्कशन, तो उन्होंने हमें काफ़ी जो हमारे भी दिमाग में थी मिसकंसेप्शन सब क्लियर की कि जो बहन भाई होते हैं ना काफ़ी बार उनका भी मैच नहीं हो पाता। और वो कहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे लोग समझते हैं कि बाहर जो लोग भी डोनेट करते हैं वो डिसीज डोनर्स होते हैं। आपको पता है कि कब किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो वैसे ही डोनेट करते हैं किडनी। बहुत मुश्किल होता है कि कोई फ्रेश डोनर हो, कोई एग्जैक्टली। तो उन्होंने हमें बताया था कि सब अल्लाह के हाथ में, इंशाल्लाह अगर उनकी ज़िंदगी लिखी है सेहत के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। तो अब एहतियात वगैरह क्या आपको सजेस्ट की गई है? अब ये तो मतलब डाइट अच्छी लेनी चाहिए, बस ये कि इनको भी बिल्कुल हाँ वेट कंट्रोल में रखना है, ये सारी चीज़ें। बट नाउ यू फील परफेक्टली फिट नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मैं इनकी पिक्चर्स देख ली थी तो लाइक यू अच्छे, लेकिन अब आप वीक हो गए। हाँ, आई वाज 65 kgs एंड फिर उसका जैसे ही मेरा ट्रांसप्लांट हुआ आई वाज 52 kgs, तो मेरा काफ़ी वेट गिर गया था। देखा मैंने यूँ देखा, मैंने कहा ये किडनी निकाली क्या, मेरी किडनी निकली, लेकिन लग रहा है कि उमर की निकाल ली उन्होंने। उमर इतने श्रिंक हो गए थे, बट ही इज वे बेटर नाउ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, ये मियाँ बीवी का रिश्ता इसलिए नहीं कहते कि बड़ा ख़ास होता है। बहुत शुक्रिया अस्मा हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जो है वो हौसला और हिम्मत दे, दोनों को सेहत दे, दोनों को सेहत दे। और देखिए, वैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि देखें कभी कभी प्रोसीजर जो है वो आपके लिए कदरे आसान हो जाता है, जबकि जो बाद की जो पूरी केयर है वो की आपके लिए असल मुश्किल होता है, आपके लिए चैलेंज होता है, और वो असल गेम होती है कि आपने फिर टेक केयर कैसे की है। क्योंकि अभी जैसे हम ब्रेक में हमें उमर बता रहे थे कि जी आपका इम्यूनिटी लेवल इतना डाउन हो जाता है कि कोई भी मतलब कोई दूर खड़ा बंदा, उसको ऐसी कोई वायरल की प्रॉब्लम हो तो वो आपको आगे कैच कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत। प्लीज समझिए इस चीज़ को। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे।
जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद में सिर्फ अब एक रोज़ बाकी है ना। आई एम श्योर कि जहाँ पे आज का दिन तो आप इबादत में सर्व करेंगे, लेकिन और जो कल का दिन है उसमें भी इबादत करेंगे, लेकिन साथ में उसमें और बहुत सारे काम भी करने हैं। ऑफकोर्स जानवर भी आने हैं और ख़वातीन को भी टेंशन होगी कि वो तमाम तर घर में किचन के जो यूटेंसिल्स हैं वो मौजूद हों, ताकि जो बकरा ईद पे जो चीज़ें बननी है, मतलब छुरियाँ भी तेज़ करवा रही होंगी, सब चीज़ें देख रहे होंगे कि अच्छा अभी मेहमानों ने भी आना है, तो प्लेटें बड़ी बड़ी निकल के सारी साफ़ हो रही होंगी, सब सारे घरों में ना सब काम हो रहा है। जी ये मैंडेटरी है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं करेंगे तो फिर ईद की तैयारियां कैसे होंगी, क्या सिचुएशन होगी, तो ये बड़ा एक मुश्किल सी सिचुएशन है। बिल्कुल जी, बट आई एम श्योर कि जितने लोग हमें देख रहे हैं, आप लोगों ने अपनी ईद के हवाले से जो शॉपिंग है वो भी आप लोग कर चुके होंगे। और मुझे बताएं सती ये क्या ट्रेंड है, लोग हमेशा चांद रात पे या ईद रात, क्योंकि ये यहाँ पे चांद रात तो नहीं होती, ये जो स्पेसिफिकली जब बकरा ईद होती है तो जो 9 की रात होती है वो जिसको चांद रात कहलाती है, तो करेक्शन भी कर लीजिएगा। बिल्कुल जी, बाजी लगी ना मैं ट्यूशन वाली है ना हल्का सा बताते हुए, करेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ। तो बहरहाल अब हम आगे जो शेयर करने जा रहे हैं और अच्छा जी, ओ सती मैंने आप लोगों के साथ, माफ़ कीजिएगा, अक्सर ऐसा होता है ना कि इतना कैजुअल चल रहे होते हैं और हम इतने नेचुरल होते हैं कि अक्सर मुंह से ऐसी चीज़ को निकल जाती है, लेकिन नहीं, ओ इज परफेक्टली फाइन। वो जलसों में भी कितना इस्तेमाल हुआ है, दैट डिपेंड्स, बट वी आर नॉट पॉलिटिशियंस। हाँ, ठीक है, सो सॉरी। ठीक है भाई, हुआ सीन ये कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो 2 खाकरोब हैं उनको दिया गया इनाम। हुआ सीन ये कि एक ताजिर जिसने अपनी बेगम से पैसे छुपाए हुए थे वो गलती से जनाब चले गए कचरे में। फिर जब उससे शिकायत की तो महकमे ने वापस किया। अब सोचे बेगम से कितने पैसे छुपाए होंगे सती, प्लीज गैस करें। 10,000 ताजिर है, ताजिर 50,000 आगे लाख आगे, अब मैं नहीं सोच रहा, 72 लाख रुपए। बैठ जाए सारे बैठ जाए, अफजल परवेज की रिपोर्ट देखते हैं। 72 लाख। ये तो कहावत भी है और सुना भी होगा कि कचरे में लाखों रुपया होता है, और ये वाकई सच हो चुका है। ये कहानी है ज़िला ईस्ट के सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट बोर्ड के एरिया की, जहां 2 खाकरूब जो है बंगले से कचरा उठाने पहुंचे तो उनको जब कचरा मिला उस कचरे में 72 लाख रुपए की रकम मिली, और उस रकम को ईमानदारी के साथ बिल्कुल उन मालकान तक पहुंचाई। 9:30 बजे इन्होंने अपना वर्क शुरू किया, 10 बजे इनके हाथ कचरा लगा तो वो इन्होंने गाड़ी में लोड कर दिया, यहाँ तक कि वो गाड़ी खाली होने के लिए अपनी कुंडी पे जा चुकी थी। तो इतने में एक साहब का फ़ोन आया, उन्होंने बड़ी गुजारिश की कि उसमें मेरे कुछ कीमती डॉक्यूमेंट्स और कुछ भारी रकम उसमें मौजूद है, तो बराए मेहरबानी तो आप वो जो है ना गाड़ी वापस बुलवा ले। तो मैंने ताहिर भाई को फ़ोन किया, मेरे ड्राइवर है, मैं इनका सुपरवाइज़र हूँ, तो मैं इनको इसलिए क्रेडिट देता हूँ कि इन्होंने मेरे एक फ़ोन पे अपनी ईमानदारी दिखाई और रकम की मालूमात होने के बाद भी इन्होंने वही रकम फरान मतलब कोकन सोसाइटी में वापस ला के हमने उस साहब के हवाले कर दी। हम गाड़ी को खाली कर रहे थे कि साहब का फ़ोन आ गया, उसने बोला है कि इसमें जो है ना कोई भारी रकम है और डॉक्यूमेंट हैं जो आपने अमानती तौर पर वापस करने हैं। रकम मिली है, मेरे को मिली है, मैंने ड्राइवर को दे दी। अच्छा। मैंने बोला सर ये रकम किसी की है, अमानत ये वापस देनी है, वापसी ले जाना है। फिर जैसे ही मिली है सुपरवाइज़र का फ़ोन आया, हमने वापस चले गए। इनाम क्या मिला? इनाम 500 रुपये मिला है। मुकामी ताजिर ने अपनी एहलिया से वो रकम छुपा कर जो है पार्किंग एरिया में रखी थी। एक शॉपर में रकम थी तो उनकी बेगम जो है समझी कि शायद वो कचरा है, तो उन्होंने कचरा दान में डाला और सिंध सॉलिड वेस्ट के डोर टू डोर घर में कचरा उठाने वालों के सबूत कर दी। जिस तरह से उन्होंने एक मिसाइल कायम की है, रकम हो या सोना हो या कोई भी कीमती चीज़ हो, अगर वो कचरे में चली जाए तो यकीनन तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतज़ामिया से रब्ता कर कर वो चीज़ बर वक्त और कम वक्त में हासिल की जा सकती है। इन ताजिर की खैर नहीं है, इनकी बेगम उनको पूछ लेंगे। नहीं, लेकिन मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं कि ईद पे आपसे मुलाकात होगी सुबह 10 से लेके दोपहर 12 बजे तक। बड़े जबरदस्त आपके लिए ईद के 3 दिन के शोज़। ख्याल रखिएगा, शाद रही आबाद रही है। अल्लाह हाफ़िज़।